नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जरा सोचिए कैसा होगा ये मंजर कि आपके क्षेत्र में विकास की भेंट आपका अपना शहर, आपकी पूंजी से खड़ा किया हुआ घर चढ़ जाए। तकलीफ होगी ना। जोशीमठ आज इसी पीड़ा से जूझ रहा है और घरों, सड़कों और शहर को बढ़ती जो दरार है, शहर की ओर बढ़ती जो दरार है, लोगों के दिलों तक पहुंच गई है, जिसे भर पाना सरकार के लिए इतना आसान तो नहीं होगा। इसलिए आज चर्चा का विषय दरकता मठ, सिसकती जिंदगियां। सदियों से जो शहर ज्ञान, धर्म और गुरु शंकराचार्य की चरण रज समेटे है, उसकी भौगोलिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है। इस बात का अंदेशा 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर एमसी मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर कर दी थी, जता दी थी। इसके अलावा साल 2001 फिर दोबारा से 16 से 20 अगस्त 2022 के बीच जोशीमठ का दौरा करते हुए रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, पर सरकार नहीं चेती। तब ना पक्ष ना विपक्ष किसी को इन दरारों ने विचलित नहीं किया, जिसका परिणाम है अब जिंदगियां बेबस हैं और सरकार दबाव में। चर्चा करेंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान मौजूद हैं। हनी पाठक जी मौजूद हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हनी पाठक जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। लखपत बुटोला जी जुड़े हुए हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लखपत जी जब भी जुड़ते हैं तो एक दिशा मिलती है चर्चा को। आज भी लखपत जी से हमारा यही निवेदन होगा और उनकी शायद यही कोशिश भी रहे। ज्योतिर्मठ की तरफ से हमारे साथ में ब्रजेश सत्ती जी जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी हैं। ब्रजेश सत्ती जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। वैज्ञानिक जुड़े हैं हमारे साथ में, शिव कुमार जी, आप साइंटिस्ट हैं, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल रीजनल सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। बहुत स्वागत सर आपका। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिक्र लखपत बुटोला जी से शुरू करेंगे, उनसे ही जवाब लेंगे। सर, हरीश रावत जी से कल मेरी बातचीत हो रही थी और ये बातचीत फोन लाइन पर थी और वो टीवी चैनल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान भी उनके सामने इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी। चीजें जब सामने आई आपके, तो क्या आप लोगों की गवर्नमेंट की तरफ से इस तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया? जब एनटीपीसी और तमाम तरह के प्रोजेक्ट क्षेत्र में शुरू हुए तो आप लोग एकीकृत नहीं हुए और सड़क पर नहीं निकले? ऐसे तो तमाम मुद्दों के लिए आप सड़क पर निकल पड़ते हैं, आंदोलन खड़ा कर देते हैं। देखो पूजा जी, आपको समझना होगा कि जब कोई सरकार में होता है तो सरकार आंदोलन से पहले कोई समस्या, उस समस्या को ढूंढने का प्रयास करती है और उसके निदान के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए फौरी कदम भी उठाए जाते हैं, दूरगामी दीर्घकालिक कदम भी उठाए जाते हैं। सरकार के पास यदि चौथी समस्या है तो उसको लेकर एक जो नीति निर्धारण तय किया जाना चाहिए, वो निश्चित रूप से सरकारें करती है। जहाँ तक आपने इन चीजों को बात लेके की है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये पीड़ा एक लखपत बुटोला या एक चमोली के नाते, नागरिक होने के नाते नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जोशीमठ एक बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो हमारे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है और वो शहर आज मर रहा है, वो अपनी सांसें गिन रहा है और वो विषम जो परिस्थितियां आज बनी है उसको लेके पहले भी कई बार कहा गया है, कई बार रिपोर्टें आई है। आप जानते हैं कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने एनटीपीसी के साथ मिल करके इसको लेके कुछ मुआवजे भी बांटे थे। ब्रजेश सती जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस पर व्यापक अध्ययन भी किया, उन्होंने व्यापक चीजें भी देखी है। वो वहाँ के रहने वाले, वो एक एक ये गाड़ गदेरे, नाले खाले को, वहाँ के एक एक घर को, एक एक पत्थर को जानते हैं। उन्हें पता है कि समस्या क्या थी और किन चीजों को लेकर के सरकार को रिपोर्टें भी दी गई, सरकार को बताया भी गया था, उसके निदान के लिए कदम भी उठाए गए। तत्कालीन केंद्र सरकार ने एनटीपीसी से मुआवजा दिलाया था। जो आज जो एनटीपीसी मुकर रही इन चीजों को लेकर के, ये हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जोशीमठ जो है, जोशीमठ के को नीचे चित्रों से पावर प्रोजेक्टों की भरमार की जा रही है। उस समस्या के निदान के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसको लेके बात की जानी चाहिए, लेकिन उसको सुनी नहीं जा रही। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा गया हम राजनीति नहीं करेंगे इस चीज को लेकर। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर वहाँ का विधायक जो है, कांग्रेस का विधायक है और स्थानीय प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिले, लेकिन उन लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने तो बैठने की बात तो छोड़िए, चाय तक नहीं पूछे, चाय तो छोड़िए, बैठने तक नहीं पूछा है। मैं ये कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए आज बहुत अच्छे, लेकिन जब मीडिया ने उनको पूछा कि आप इसको लेके क्या योजनाएं बना रहे, क्या आपके पास विस्थापन को लेके क्या आपके पास योजनाएं हैं,
आप किन चीजों को लेकर के वहाँ पे इन लोगों के लिए इनकी समस्याओं को लेकर के क्या क्या करना चाहते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बता पाए, ना उन्होंने बताना उचित समझा। ये मैं आपके से समझ सकता हूँ कि बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ही पीड़ादायक मुद्दा है, जहाँ पे -डिग्री सेल्सियस में रह करके लोग बाहर सड़कों पे आ रखे, अपने बच्चों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, दुकानों को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सड़कों पे आने को लोग मजबूर हो रखे हैं। वहाँ की पीड़ा बहुत दुखदायी है। और सरकार, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो, हम ये नहीं कर राजनीतिक रूप से, लेकिन सरकार यदि हमारे टाइम पे भी कोई दिक्कतें थी उसको लेकर हमने बहुत चीजें की है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि वो एक दीर्घकालिक फैसला नहीं था। उसको लेकर के जो फैसले लिए गए उसका कोई ठोस वजूद नहीं बन पाया। आज हमारी जो सत्ता है, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में चाहे हमारी सरकार है, हमारी सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक पौराणिक शहर हमारे, धार्मिक ऐतिहासिक शहर है, वो शहर कहीं मर न जाए, उसको लेकर के हमारे जो संवेदन है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं कदम उठाए। माननीय केंद्र सरकार ने भी उसको लेकर कहा कि हम अपनी टीम को भेजने का एक उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि केंद्रीय टीम वहाँ पे आके राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित किया, उस कमेटी को लेकर के बिल्कुल 3 दिन का समय दिया जी, जो फौरी तौर पे जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो दीर्घकालिक व्यवस्थाएं हो, तो एक ठोस सॉल्यूशन उसका निकले। इसको लेकर के हम चाहते हैं कि सरकार कदम उठाए और उन लोगों को आश्वस्त करे जो उस शहर में रह रहे हैं, जिन लोगों के घर परिवार, दुकानें, रोजी रोटी, परिवार उनके सामने जो पीड़ा बन के खड़ा है, उनकी पीड़ा को दूर करने का काम सरकार करेगी, ये हम सरकार से उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, सरकार से आप उम्मीद करते हैं। हनी पाठक हमारे साथ में मौजूद हैं। हनी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए आज एनटीपीसी समेत हेलंग और तमाम जो परियोजनाएं हैं उस क्षेत्र की रोक दी गई। जब दरारें इतनी बढ़ी कि रोकने की जरूरत पड़ी तो रोक दी गई। कल वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, और आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो कम्युनिकेशन आपको सेंड भी कर दूंगी, वो आपको मैं भेज भी दूंगी। वो टीवी पर थी, ऑन स्क्रीन थी, ऑन एयर वो बातचीत हो रही थी। वहां के स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले जब रिपोर्ट सरकार के सामने सर्व की गई तो इनिशिएटिव इस बात का नहीं था कि दरारें पड़ रही हैं, इनिशिएटिव इस बात का नहीं था कि लोग परेशान हो रहे हैं, इनिशिएटिव इस बात का था कि एनटीपीसी समेत तमाम जो परियोजनाएं हैं उनको क्लीन चिट कैसे दी जाए। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब ये परियोजनाएं धरातल पर उतारी जाती हैं उस दौरान वहां के रिहायशी, वहां के बासिंदों के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? नया विकास होता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो एनटीपीसी की रही बात और कहाँ तक की रही बात, तो किसकी सरकार में कौन सा प्रोजेक्ट आया, किसकी सरकार में नहीं आया, किसका दूरगामी परिणाम ये सामने देखने को मिल रहा है। मैं इसको राजनीतिक मुद्दों की तरफ नहीं लेके जाना चाहूंगी। ये उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, और यहाँ जब हम लोग कड़ाके की ठंड में रूम हीटर के आगे बैठे हैं तो वहाँ जोशीमठ में हमारे बड़े भाई बहन, छोटे बच्चे सड़क पर आ रहे हैं। तो इस समय मैं बात करूंगी उनके भलाई की, और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं उनके दर्द की पीड़ा को समझने के प्रयास करूंगी जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उन्होंने तुरंत ही तत्काल एक्शन लिया है। उनको मेरा सवाल नहीं समझी आप हनी पाठक जी, आप सवाल नहीं समझी मेरा सवाल था कि 1.5 साल पहले जब रिपोर्ट, मैं आपको तारीख कोड कर दे रही हूं, 16 से 20 तारीख के बीच में आपने विशेषज्ञों की टीम भेजी थी, उस टीम ने रिसर्च करके आपके सामने पूरी रिपोर्ट रखी, उसके बावजूद भी रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए एनटीपीसी को क्लीन चिट दिया गया है। मैंने आपके ही सवाल का जवाब शुरुआत में दिया, आपने मेरे सवाल का शायद जवाब नहीं सुना है। मैंने कहा है जब भी किसी क्षेत्र में कोई विकास होता है तो उसका कोई ना कोई परिणाम भी सामने देखने को मिलता है। क्या विकास कहीं भी किसी क्षेत्र में नहीं होगा, या विकास होना रोक दिया जाए? और रही बात एनटीपीसी की, तो अभी आपने लखपत बुटोला जी का भी जवाब सुना होगा कि लखपत बुटोला जी के सरकार के समय ही एनटीपीसी का कार्य शुरू किया गया था, और उसका दूरगामी परिणाम धीरे धीरे देखने को शुरू मिला है। लेकिन मैंने ये बात भी कही है कि मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखूंगी। मैंने इसका भी आपको जवाब दिया है। इस समय हमारे भाई बंधु पीड़ा में है, इस समय हम लोगों को उनकी पीड़ा के बारे में सोचना है। केंद्र सरकार ने भी त्वरित एक्शन लिया और 3 दिन में इसका जवाब मांगा है। और दूसरी चीज मैं ये बताऊंगी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके मकान को तुरंत शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कितने लोगों को शिफ्ट करने का आदेश दिया है हनी पाठक जी? 385 नागरिकों की बात आप कर रही हैं, 385 नागरिकों की बात आपकी सरकार और आप लोग कर रहे हैं, जो कि वहां पर मौजूद आबादी का सिर्फ 3 से 4% है। ऐसा है, जिन जिन के घरों में दरार आई है और जिन जिन लोगों के घरों में इस समय पीड़ा का सामना जिनको करना पड़ रहा है, वो सभी घरों को चिन्हित कर लिया गया और उन सभी घरों को
बाहर रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से करने की व्यवस्था दे दी गई है। 11 लोगों की टीम हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी तय करी गई है और वो लगातार जोशीमठ में ही है और वो सबकी व्यवस्था करवाने का प्रयास पूरी तरीके से कर रहे हैं और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है। हमारी सरकार एकदम सेना की तरह से वहां पर तैयार खड़ी है। आगामी जी भी वहां पर निरीक्षण करने गए थे, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया था। वो उनकी जनता है, वो जनता के मसीहा है और जनता के लिए जाएंगे। जनता उनकी दर्द का हिस्सा है और वो वहां पर उनकी पीड़ा को समझने जाएंगे। तो उन्होंने वो अपना कार्य किया है। केंद्र सरकार भी लगातार उस पर नजर रखी हुई है। तो इस समय हम लोगों को ये देखना है कि हमारी जनता किसी भी प्रकार से त्रस्त न हो और निराश न हो। इस समय हम लोगों को उनके बारे में सोचना है, न कि इस पे बैठ के डिबेट करनी है कि किसकी सरकार के दौरान ये चीज हुई है और जिससे उनको ये नुकसान हो रहा है, किससे उनको क्या फायदा हो रहा है। इस समय हम लोग को जनता के दर्द के बारे में ठीक है, तो क्या प्लान रेडी किया है बीजेपी ने? तो पूरा प्लान मैंने अभी आपको बता दिया कि 4,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको प्रति माह दिया जाएगा जब तक कि उनके पूरे घरों को व्यवस्थित नहीं कर दिया जाता है। किराए के तौर पे उनको 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा और जो जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन करेगी। दूसरा, वहां पे 11 सदस्यीय टीम की कमेटी बनाई गई, त्वरित कमेटी बनाई गई और वो लोग लगातार जोशीमठ में रह रहे हैं और देख रहे हैं। तुरंत सीएस के साथ बैठक भी हुई है, पूरी कमेटी बनाई गई है। लगातार 2 दिन से 3 दिन से बैठकें हो रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार बैठक कर रहे हैं और जो इंजीनियर से लेके हाई लेवल मीटिंग तक हुई है और आज मुख्यमंत्री जी ने खुद निरीक्षण भी किया है। तो बेहतर है कि हम लोग उनके दुख को समझे, न कि इस पे डिबेट करें कि किसकी सरकार के कारण ये हुआ, किसकी सरकार के कारण वो हुआ। जब विकास कहीं होता है तो उसके दुर्गामी परिणाम भी सामने आते हैं। तो ये कीचड़ यही स्टेटमेंट आप पिछली बार जब डिबेट में जुड़ी थी हनी पाठक जी, मेरे ख्याल में आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सुधार लीजिए, क्योंकि पिछली बार जब आप जुड़ी थी तब भी आपने यही बोला था कि विकास के कुछ ना कुछ परिणाम भोगने पड़ते हैं और उस दौरान कुछ लोगों की मौत हुई थी। आज पूरा शहर दांव पर लगा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए। मैं पहली बार जुड़ी हूँ जनता टीवी में, पूजा मोहन पांडे जी मैं पहली बार जुड़ी हूँ, आपको बताना चाहूंगी। मैं आपको डिबेट का लिंक दे दूंगी। पिछली बार भी आपने यही कोड किया था कि विकास का जो, और लखपत जी आपके ऑपोजिट भी थे, कि विकास का कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन विकास का खामियाजा मेरे ख्याल में हनी पाठक जी, विकास का खामियाजा एक शहर, लोगों की जिंदगी और उनके जीवन भर की कमाई तो नहीं हो सकती ना। गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट अपना लॉन्च कर रही है उस दौरान उसके जो दुष्परिणाम हो सकते हैं उनको कितना कम किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि दुष्परिणाम नहीं होंगे, दुष्परिणाम से भागा जाए, लेकिन उसको कितना कम किया जा सकता है उस पर तो काम कर सकते हैं। पूरा प्रयास किया गया, उसका पूरा प्रयास किया गया। लेकिन उत्तराखंड को आपदा का प्रदेश कहा जाता है पूजा मोहन पांडे जी। उत्तराखंड को आपदा का प्रदेश कहा जाता है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो क्या वहां पर कोई विकास का प्रोजेक्ट चल रहा था? मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। जब आप सवाल दाग रही हैं तो उसका जवाब अब आप भी मुझे दे दीजिए कि जब केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी 2013 में, तो कोई विकास का कार्य के कारण आई थी वो आपदा? किसी विकास के कारण आई थी वो आपदा? नहीं आई थी ना। लेकिन उत्तराखंड आपदा प्रदेश कहा जाता है, किसी भी समय यहाँ पर आपदा आ सकती है। तो आपदा ही है ये एक तरह की। इस आपदा से हम लोगों को निपटना होगा और मुश्किल का सामना हम लोग। हनी पाठक जी, उस समय जो समस्या आई थी, जो जिस तरह का क्लाइमेट चेंज लगातार आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा था, आप लोगों ने उस पर इनिशिएटिव नहीं लिया, उसकी वजह से आई थी। चलिए लखपत जी आपका काउंटर है। लखपत जी, इन्फॉर्मेशन पूजा मोहन पांडे जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे स्टेट में नहीं थी, उत्तराखंड में किसी की भी सरकार थी। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उस इंफॉर्मेशन को इनिशिएटिव उस पर नहीं लिया गया। मोहन पांडे जी, पूजा मोहन पांडे जी, आपने ये कहा कि उस समय आपने इनिशिएटिव नहीं लिया। आपने मुझसे ये मौजूदा सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया। हनी पाठक जी, लखपत जी आपका काउंटर है। उस समय आपने इनिशिएटिव नहीं लिया। लखपत जी आपका काउंटर। जवाब दिया, उस समय हमारी सरकार नहीं थी। मैं इन चीजों को लेकर निश्चित रूप से एक चीज कही जा सकती है कि जिन चीजों को लेके कहा गया है कि विकास के साथ कुछ न कुछ आदमी को त्याग देना पड़ता है, लेकिन ये त्याग वो नहीं है जिसको हम सहन कर पाए। जी बिल्कुल। एक जीता जागता शहर है, ये एक हमारे भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, बहुत पौराणिक शहर है, आस्था का केंद्र है, सनातन संस्कृति का एक धरोहर है। इसको लेकर के निश्चित रूप से मैं ये कह सकता, जो आपदा आई है उसका निदान कैसे हो, उसको लेकर के मैं एक चीज कह सकता हूँ कि समय केंद्र सरकार ने
निश्चित रूप से एक पहल की है, वो कमेटी भेज रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पिछली बार जो कमेटियां गई हैं उसको लेकर वो त्वरित एक्शन नहीं हो पाए जो किए जाने चाहिए। और ये ब्रजेश सती जी भी बता देंगे कि जब पिछली बार भी आंदोलन हुए थे, पिछले साल लास्ट ईयर में आंदोलन हुए थे, इसको लेकर के मांगे की गई थी, इसको लेकर के सरकार से मिला गया था, लेकिन क्योंकि सरकार ने उस समय ये एक्शन नहीं लिया। और अभी भी जो मैं आपसे कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी गए हैं, हम समझते कि जो उन्होंने वहाँ पे जो कमिटमेंट किया, लेकिन वो एक चीज जो मीडिया से बच के गए, उन्होंने ये नहीं बता पाए कि दूरगामी वो क्या उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे। ठीक है, लखपत जी ब्रजेश सत्ती जी के पास चलेंगे, ब्रजेश सत्ती जी के पास चलेंगे। ब्रजेश जी, एक मिनट पूजा जी, लखपत बुटोला जी ने जब राजनीतिकरण दिया तो मैं इनको एक बात का जवाब देना चाहूंगी। मनमोहन सिंह जी जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे, लखपत बुटोला जी, मैं तब से इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं देना चाह रही थी। अब आप जब आई गए और मजबूर करती है तो मेरा जवाब सुनिए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और वैज्ञानिक महोदय ने आपको ये चेतावनी दी थी मनमोहन सिंह जी को कि जोशीमठ में जो गर्म पानी का केंद्र है वो किसी भी समय ज्वालामुखी बनकर फट सकता है और लोगों के घरों में दरार आ सकती है। और तब हरीश रावत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट का कोई नया निदान निकालना चाहिए और ये टनल के काम को बंद करवाना चाहिए। तब ना तो हरीश रावत जी ने कोई एक्शन लिया, ना मनमोहन सिंह जी ने कोई एक्शन लिया। तब केंद्र में भी आपकी सरकार थी और राज्य में भी आपकी सरकार थी। तब मैं हनी पाठक जी, मैं यहाँ पर आपको कोट करना चाहूंगी, मेरे पास क्लिप पड़ी हुई है, मैं क्लिप आपको सेंड करूंगी, आपके नंबर पे मैं सेंड करूंगी। कल मेरी हरीश रावत जी से बात हुई है, ऑन एयर बात हुई है। हरीश रावत जी ने कहा हमने तुरंत इनिशिएटिव लेते हुए भारी भरकम मशीनों को रोक दिया था, क्षेत्र में पेड़ काटने पर रोक लगाई। वहीं पर फंसी पड़ी है, आज भी वो मशीन वहीं पर फंसी पड़ी है। पूजा मोहन पांडे जी, आप पूरी जानकारी उस मशीन की ले ले, आज भी वो मशीन वहीं पर फंसी पड़ी है। जो मशीन को ये रोकने की हरीश रावत जी बात कर रहे हैं, वो मशीन आज भी वहीं फंसी पड़ी है जिस मशीन को वो रोकने की बात किए थे। ठीक है, ब्रजेश सत्ती जी के पास चलेंगे। ब्रजेश जी, देखिए वाद विवाद बहुत लंबा हो सकता है और किया भी जा सकता है, लेकिन आप जोशीमठ को बहुत करीब से समझते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सरकारों की उदासीनता से, फिर सरकार वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, दोनों की जो उदासीनता है उससे मौजूदा क्षेत्रवासी कितने परेशान हैं? इस गंभीर विषय को मेरा ये निवेदन है कि राजनीति से ऊपर उठती रहना चाहिए। ये कांग्रेस और भाजपा पे आरोप और प्रत्यारोप का जो बात चल रही है, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। शुरुआत करी नहीं ब्रिजेश, यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के सरकार में अगर ये योजना शुरू हुई है और इसके जो परिणाम हमको दिख रहे हैं, तो भाजपा की सरकार ने कौन सा बेहतर कार्य किया है। जोशीमठ में जो ये आपदा आई है नवंबर 2021 में, सुनील वार्ड है, वहां पर दुर्गा प्रसाद सकलानी है, ये जो है आईटीबीपी के जस्ट बगल में इनका घर है और वहां पर दरार आने का सिलसिला शुरू हुआ था 1.5 साल पहले। और आज देखिए के दौरान पूरा जोशीमठ तबाह हो गया है। आखिर 1.5 साल तक आपके प्रशासनिक मशीनरी, आपका शासन प्रशासन क्यों आंख मूंदे हुए था, क्यों सोए हुए था? आखिर आपने समय रहते हुए इंतजाम क्यों नहीं किए? रोम जल रहा था, मीरो बांसुरी बजा रहा था, ये पूरी सुख इन पर चरित्रार्थ होती है। आपदा सचिव कब वहां पर गए? आपके गढ़वाल मंडल कमिश्नर जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, आपका आपदा प्रबंधन मंत्री है, ये है। और जो मैडम कह रही है कि सिंह जी के टाइम पे हुआ ठीक, केदारनाथ शब्द का अर्थ आपको पता है? केदारनाथ। ब्रजेश सत्ती जी की आवाज ब्रेक हो रही है, मैं मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार फिर से उनको फोन लगाएं। तब तक हमारे साथ में वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सबसे पहले तो क्या कुछ वजह है, देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, क्या कुछ वजह है और किस तरीके से डैमेज कंट्रोल मौजूदा वक्त में हो सकता है? सभी को मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है इस मुद्दे पे बात करने के लिए। जी। सवाल ये है कि ये जो अभी जो मौजूदा स्थिति है जी, ये मैन मेड के साथ साथ में प्राकृतिक है जी, और प्राकृतिक कारणों के कारण जो चीजें हो रही हैं उस पे हम सभी का कंट्रोल नहीं है, पर कुछ
चीजों में हम सभी को ध्यान देना चाहिए। कोई भी परियोजना जो कि पब्लिक के लिए लाई जाती है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए लाई जाती है, उसमें हम सभी को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा करनी चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण सुदृढ़ रहे और साथ में हमारा जो विकास का दौर है वो भी चलता रहे। अगर हम इसमें समन्वय नहीं लाएंगे तो ये इस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी सरकार हो वो तुरंत तत्काल नहीं ला सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें विभिन्न घटकों के चलते ऐसी प्रक्रिया होती है। पर हम लोग को जो मैनमेड जो है, जितना हम विकास का जो रेट हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं, उसमें हम लोग को थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमेशा करनी चाहिए और उसके बेसिस पे ही हमें आगे के काम करना चाहिए। तभी हम इन सब चीजों से थोड़ा सा बरी हो सकते हैं। और जैसे इसमें जो ये आपदा आती है, क्योंकि जो भी वहाँ का जो लैंड एरिया है वो काफी स्लोप है और उस स्लोप में किसी भी तरह से कोई वाइब्रेशन हो या किसी और तरह से जैसे पौधों का क्षय होना, पेड़ पौधे को लगातार कटाई होना, बांध का बनना, ये सब चीजें जो हैं अफेक्ट करती हैं इन लैंडस्लाइड्स को होने के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और तब जाके हम विकास करते रहें तो हम निरंतर लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको हम सुदृढ़ तरीके से आगे तक हम लेके चल सकते हैं और इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ में ब्रजेश सत्ती जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सत्ती जी, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। देखिए, आज एक इन्फॉर्मेशन और नई फ्लोट हो रही है ब्रजेश जी कि कर्णप्रयाग में भी भूधसाव की घटनाएं आई हैं और वहां पर भी दरारें देखने को मिली हैं। जी, ये जो है मध्य हिमालय का पूरा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र है। जो जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर, वहां भी इस तरह का हुआ है। तो हमारा कहना ये है, ये पूरी तरह से संवेदनशील क्षेत्र है। आप जोशीमठ से सबक लीजिए और बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो ये मास्टर प्लान के तहत कार्य किए जा रहे हैं, इन कार्यों की भी जांच की बहुत आवश्यकता है वर्तमान दौर में। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो नरसिंह मंदिर है, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली है, जिसे मठांगण कहते थे, और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो शीतकाल में आदिगुरु शंकराचार्य मंदिर है। आप वहाँ पर भी आप प्रशासनिक मुख्यालय ही है, वहाँ के तो ये पता नहीं चला था कि वहाँ पर इस तरह का हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। गढ़वाल के तत्कालीन समिति की अध्यक्षता में समिति गठित थी और उस समिति की रिपोर्ट में साफ उल्लेख किया गया था कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का नुकसान बहुत हो रहा है। ये पहाड़ी ढलान में पेड़ विलीन हो गए थे, खतरा था। उसके बाद भूस्खलन की संभावना उस समय की जताई गई थी, भूधसाव की जताई गई थी। आखिर इन सब को दरकिनार किया गया। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जोशीमठ से जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास स्वीकृति दी गई है 1991 में, तब यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बात दायर किया था कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास के खिलाफ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है स्टे किया था मिश्रा जी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए। लेकिन सब चीजों को दरकिनार करते हुए आखिर इतने बड़े पावर प्रोजेक्ट की अनुमति यहाँ क्यों दी गई है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और आज आप देखिए मैडम जो दे दिए, आप क्या 4000 रुपये इससे पूरा हो जाए। बात जो है, जो मेरे किसी से बात की है ब्रजेश जी, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ पा रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हनी पाठक जी, मेरे ख्याल में ब्रजेश जी ये समझना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आगे क्षेत्र के लोगों के लिए भी क्या होगा। और दूसरी बात, ठीक है, उन्होंने गलती की थी, मान लिया मैंने। आप बात कह रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से गलती हुई, मैं भी इस बात को कह रही हूँ। कल मैंने हरीश रावत जी से भी इस बारे में बात करी थी, उन्होंने गलती करी, लेकिन आपकी सरकार तो गलती सुधार रही है ना। धामी जी तो हर चीज की गलती सुधार रहे हैं ना, तो ये गलती क्यों नहीं सुधारी गई? इतने लोगों की जान पर बनाई है आज। देखिए, ऐसा है, गलती पूजा जी सुधारी ही जा रही है जी, और उन लोगों को बेघर होने से बचाया ही जा रहा है। और जैसे अभी शिव भाई साहब कह रहे थे, वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जुड़े हैं, उन्होंने 2-3 हम लोगों को सजेशंस दिए हैं कि इन चीजों को करा जाए।
और अभी जैसे ये मीडिया प्रभारी ब्रिजेश सती जी ने एक राय दी अभी हम लोगों को कि जो और विकास के कार्य हो रहे हैं उसकी भी जांच अच्छे से करानी चाहिए। उनकी बहुत आवाज कटी है, लेकिन एक आवाज मुझे उनकी ये वाली साफ बीच में सुनाई दी थी लाइन। तो काफी अच्छा आपने आज ये जो मुद्दा रखा उसमें से 2-3 लाइन बहुत अच्छी मिली है। तो जो विकास की बात में ये इन्होंने कहा कि उसकी भी जांच अच्छे से करा कर विकास कराना चाहिए, तो जरूर उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। मैं पुनर्स्थापन पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी हनी पाठक जी। 70 कमरे, 7 हॉल, सभागार और जोशीमठ की आबादी 20 से 22 हजार। 70 कमरों में, 7 हॉल में और इतने सभागार में इतने लोगों को तो नहीं रख पाएंगे, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अलग नहीं पूजा जी, नहीं अलग अलग कहा गया है इनको। हर लोगों को 561 घर चिन्हित करे गए हैं और इन सभी लोगों को 4,000 रुपए प्रति माह मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जा रहे हैं किराए के घर पे रहने के लिए, और वो व्यवस्था कराई जा रही है। होटलों को भी खाली कराया गया है पूजा जी। ये थोड़ी सी भ्रामक बीच बीच में स्थिति बताई गई है, ये मैं आपको पूरी जानकारी एकदम सही दे रही हूँ। और दूसरी मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी बात शिव भाई साहब और ब्रिजेश सती जी ने कही है, तो विकास की मुद्दों में अगर कहीं से देवभूमि में विकास के नाम पर इस तरीके का सीन देखने को मिल रहा है, आज मैं वाकई ब्रिजेश जी कुछ कह रहे हैं। ब्रिजेश, हनी पाठक जी ब्रिजेश जी को सुन लेते हैं, लास्ट में ब्रिजेश जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं एंड करूंगी। ब्रिजेश जी कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आधुनिकीकरण के जो वैज्ञानिक आवाज नहीं आई पूजा जी अब इन्होंने कौन सी रिपोर्ट दी और उसके बाद से इन 6 महीनों में आखिर ऐसा कौन सा इन्होंने कार्य किया है। दूसरा ये है कि अभी जो है इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं होने वाली हैं, उन बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, उनकी पढ़ाई कैसे होगी। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना होगा कि जितने भी बच्चे हाई स्कूल के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, आखिर उनकी बोर्ड परीक्षा में वो कैसे शामिल होंगे। उनकी परीक्षा को देखते हुए भी कोई शेड्यूल तय करना पड़ेगा, क्या इनकी विशेष रूप से अलग से परीक्षा कराई जाए, क्योंकि जिन हालातों में लोग रह रहे हैं वहां ऐसी स्थिति में वो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा ब्रिजेश जी कि उनकी भी व्यवस्था को देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे साल भर मेहनत किए, हाई स्कूल और इंटर की भी परीक्षा देंगे, वो उसकी भी व्यवस्था बनाई जाएगी, कोई ना कोई नतीजा निकाला जाएगा और हर नतीजा निकाला जाएगा। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और हम लोग उसको पूरा भरसक प्रयास करेंगे। नहीं, जनता ने लेकिन आपकी सरकार की पूरी संवेदनहीनता रही है। देखिए ऐसा है पूजा जी देखिए, अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं उसके पास बोलने को बहुत कुछ करता नहीं है। हम जनता का दर्द सुन रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं देखने पड़ते, हर जगह गलत है। तो इनको कहिए कि चीखना चिल्लाना बंद करें। मैं सुन रही हूँ जनता की आवाज सुन रही हूँ मैं एकदम। आप चारों लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। हनी पाठक जी, मेरी ये उम्मीद है कि ब्रिजेश सती जी की जो 3-4 बातें थी उनको लेकर के आप आगे जाएंगी और सरकार के कानों तक ये बात जरूर पहुंचाएंगी कि वो तमाम विद्यार्थी जिनका भविष्य अब अधर में लटक गया है, क्योंकि परीक्षाएं होने वाली हैं, परीक्षा किस तरीके से इन बच्चों की होगी, क्या अलग से परीक्षा कराई जाएगी या सरकार किसी तरह का कोई मेमोरेंडम तैयार करने वाली है, इस पर भी बात होनी चाहिए। साथ में केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनकी दोबारा से जांच की जरूरत है कि क्या संवेदनशील क्षेत्रों में इतनी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ने जो गलतियां करी बीजेपी भी उसी गलतियों को दोहराए। जरूरी यह भी नहीं है कि अगर हमने गलती की है तो हम उसको स्वीकार ना करें और उस पर पर्दा डाल लें। जरूरी इस समय वो है कि हम उनकी पीड़ा को महसूस करें, उनके साथ खड़े हों और जरूरी कदम उठाए जाएं, क्योंकि आंसू अगर बहते हैं और दिल में दरार पड़ जाती है तो उसको भर पाना मुश्किल नहीं होता। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।